कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने मोटिवेशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस किया था और जो स्टोरी हमने सुनाई थी वो ये थी कि रियल नंबर्स में कुछ ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनका कोई रियल रूट नहीं होता, और ये हम बिल्ड करते हुए आए थे नेचुरल नंबर से, फिर इंटीजर्स और फिर रैशनल नंबर्स और फिर रियल नंबर्स जहाँ पे कि थोड़ा सा लोचा है, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने बोला था कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, तो एक बड़े सिस्टम की आवश्यकता की तरफ इशारा मिलता है कि जहाँ पे ऐसे पॉलिनोमियल्स का रूट हो, और जो बहुत ही गज़ब की बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हम बिल्ड करेंगे इनमें ऐसी समस्या नहीं आती है। कोई भी पॉलिनोमियल जिसके कोएफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं उसका एक कॉम्प्लेक्स रूट भी होता है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। हम ये प्रूव नहीं करेंगे पर ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो परिभाषा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स अब हमें बिल्ड करना पड़ेगा, तो कैसे बिल्ड करेंगे? परिभाषा ये है कि a complex number is an ordered pair of real numbers। तो कार्टेशियन प्लेन कभी ज़रूर आया होगा आपके पाठ्यक्रम में, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं R2, और इसका हर एक पॉइंट एक पेयर ऑफ रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर्स की एक जोड़ी, जिसमें कि जो x कोऑर्डिनेट है वो पहले लिख देते हैं और जो y कोऑर्डिनेट है वो बाद में लिखते हैं। तो ये हर एक बिंदु जो R2 में है, जो कि कार्टेशियन प्लेन में है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये परिभाषा हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब किसी चीज़ को नंबर जब बोला जा रहा है तो उसमें कुछ एडिशन, कुछ मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ होना चाहिए, वहाँ पे हम आएंगे। पर अभी के लिए R2 में हर एक बिंदु को कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले एक रिमार्क मुझे देना पड़ेगा। जब मैंने यही वीडियो अंग्रेज़ी में बनाया था तो बहुत लोगों ने पूछा था कि हमको तो ऐसे नहीं पढ़ाया गया, हमको तो बताया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो इस तरह की कोई चीज़ होती है जिसमें I² इज़ -1, और इसको फिर जोड़ते हैं, रियल, इसको रियल पार्ट बोल देते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं, और फिर अगर ऐड करना हो तो रियल पार्ट्स को ऐड कर लो, इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर लो, मल्टीप्लिकेशन का कुछ नियम बता दिया गया, और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप ये ऑर्डर्ड पेयर क्यों बता रहे हो? तो बात ये है कि कल को अगर मैं बोल दूँ कि जे कोई ऐसा नंबर ले लो जो कि जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू -1 हो, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का कुछ नंबर होता है, और उसमें मैं कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन करके बता दूं कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे डिवाइड कर लो, तो आप सवाल पूछोगे ना कि ये क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू -1 का क्या मतलब है? जब बताया गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib है और i ऐसा चीज़ है कि I² इज़ -1, तो आपको पूछना चाहिए ना कि ये क्या हो गया। हमने तो ज़िंदगी भर पढ़ा था कि किसी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं है, तो ये इसका बोलने का मतलब कि फिर क्या है? तो मुझे वो सेंस नहीं बनाता जब इस तरीके से कोई चीज़ बताई जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसे ही मेरे ख्याल से किताबों में बताया हुआ होता है, पर वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। तो हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले दो और परिभाषाएं। तो आमतौर पर कॉम्प्लेक्स नंबर को Z या W या T ऐसे लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा भी लिखते हैं मेरे ख्याल से, बट लिखने को कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, पर आमतौर पर Z सबसे कॉमन है। तो Z A, B, और हाँ, विजुलाइज हमेशा करना चाहिए। जैसे अब A, B यहाँ पे बना हुआ है एक बिंदु, कई बार इसमें एक लाइन सेगमेंट भी जोड़ देना काम का होता है, मतलब उससे थोड़ी मदद मिलती है सोचने में। पर कॉम्प्लेक्स नंबर ये लाइन सेगमेंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर केवल ये बिंदु है, ठीक है। अगर A, B कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका रियल पार्ट हम डिफाइन करते हैं जो उसका x कोऑर्डिनेट है। इसका नोटेशन होता है ऐसे, या ब्रैकेट नहीं भी लगाएं तो भी चल जाएगा, नहीं लगाने पे बड़ा अजीब लग रहा है। सो रियल पार्ट इज द x कोऑर्डिनेट एंड द इमेजिनरी पार्ट इज डिफाइंड एज द y कोऑर्डिनेट। x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लेंगे तो रियल पार्ट मिल जाएगा, ये जो साइंड लेंथ है, और y एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेकर के y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट भी रियल है और इमेजिनरी पार्ट भी रियल है। ऐसा नहीं है कि इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी है, हमने इमेजिनरी की बात भी नहीं करी, इमेजिनरी नंबर जैसी अभी हमने कोई बात नहीं करी, हमने बस कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दिया, इनको ही इमेजिनरी नंबर्स बोल दिया जाता है, पर अभी वो सब नहीं। तो रियल पार्ट इज़ द x कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट इज़ द y कोऑर्डिनेट। अभी काफ़ी अस्पष्ट है कि ऐसी चीज़ का क्या क्या उपयोगिता हो सकती है, क्यों हम
ऐसी अजीबोगरीब चीज़ को परिभाषित कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नंबर जैसा तो दिख नहीं रहा, ये तो पेयर ऑफ नंबर्स है, ये नंबर क्यों बोल रहे हैं इसको? धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो अब उसको नंबर बोला है तो उसमें कुछ अरिथमेटिक तो होनी चाहिए, तभी नंबर बोलना उसको उचित होगा। तो अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, z और w। विजुअलाइजेशन के लिए बस यहाँ पर बना दिया गया है, दो बिंदु बना दिए गए हैं z और w। तो अब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इनको ऐड कैसे करते हैं। ये कोई थ्योरम नहीं है और ये कोई आवश्यकता भी नहीं है कि हमने जैसे डिफ़ाइन किया कोई वैसे ही डिफ़ाइन करे। आप किसी और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हो, पर जैसे हमने डिफ़ाइन किया उसका एक रीज़न है। उसका महत्व ये है कि जो हमारा उद्देश्य था कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाने के पीछे, कि ये वाली पॉलिनॉमियल इक्वेशंस कम से कम सॉल्व हों, और रियल नंबर्स को एक्सटेंड करना भी ज़रूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे कुछ भी अनर्गल चीज़ नहीं हो सकती, उस करने को आप कुछ भी कर सकते हो, पर हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जो रियल नंबर्स को एक्सटेंड करे इन अ मीनिंगफुल वे और इस इक्वेशन को सॉल्व करे। इसलिए ये जो परिभाषाएं हैं उस वैसी दी जा रही हैं जैसी वो दी जा रही हैं। तो क्या है इसकी परिभाषा हुई? तो z इज़ a, b, w इज़ c, d। तो z प्लस w हम डिफाइन कर रहे हैं, x कोऑर्डिनेट को जोड़ दें और y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दें। ये हो गई एडिशन की डेफिनेशन। इसको विजुअलाइज करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका है, ये लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से और पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो बिंदु मिलेगा ये z प्लस w होगा। इस पर थोड़ा विचार कर लीजिए, क्यों पैरेललोग्राम कंप्लीट करने से ये मिल जाता है। ज़रूर ये सोचना चाहिए, अगर पहले नहीं सोचा ऐसा कुछ, आसान बात है। तो ये हो गया z प्लस w, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो सिंबल है माइनस z, इसकी क्या परिभाषा है? माइनस z इज़ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, या माइनस z इज अ, लेट मी से, अ कॉम्प्लेक्स नंबर w such that z plus w is 0, या w plus z is 0 लिख देता हूँ, एक ही बात है। और 0 से मेरा मतलब है 0,0। तो हो सकता है ये गलती मुझसे हो जाए कि जब मैं 0 बोलूँ तो 0 का अर्थ हो सकता है रियल नंबर 0 या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 0, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर 0 बोलते हैं तो कहना हम ये चाहते हैं। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो z में ऐड करने पर 0 दे देता हो, ओरिजिन दे देता हो, उसको माइनस z बोलेंगे। और ऐसे क्या बहुत सारे हो सकते हैं? नहीं, हम तुरंत बता सकते हैं ऐसा नंबर, ऐसा w कौन सा होगा, हम तुरंत बता सकते हैं। तो अगर z a, b है तो माइनस z अनिवार्य रूप से ये है, माइनस a, माइनस b। अगर विजुअलाइज करना हो तो अगर ये z है तो माइनस z कहाँ पे होगा? ये वाला बिंदु माइनस z है। ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करना, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करने से माइनस z मिल जाता है। तो माइनस z की परिभाषा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z में जोड़ने पर ओरिजिन दे देता हो, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, z, w और t। देन सबसे पहले एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी बोलती है कि पहले z और w को जोड़ें और फिर जो रिजल्ट आए उसमें t जोड़ें, या फिर पहले w और t को अलग से जोड़ लें और जो रिजल्ट आए उसमें z जोड़ें, एक ही बात है। तो ये थ्योरम है, ये कोई परिभाषा नहीं हो रही, इसकी परिभाषा दी जा चुकी है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, अब ये हम जानते हैं क्या है, परिभाषा हमको पता है इसकी। तो अब दोनों चीज़ें ऑन द फेस तो अलग अलग हैं, पहले इसको जोड़ा फिर उसमें ये जोड़ा, या फिर ये किस में जोड़ा इसमें, तो एकदम ऑन द फेस ऑफ इट तो ये दोनों अलग अलग हैं, पर सिंपल सा एक कैलकुलेशन करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सही है, ये ट्रू है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। कैसे आप एसोसिएट कर रहे हो मैटर नहीं करता। यहाँ पे पहले हमने z और w को एसोसिएट किया, वहाँ पे पहले w और t को एसोसिएट किया। कम्यूटेटिविटी ये बोलता है कि z प्लस w इज इक्वल टू w प्लस z। किस ऑर्डर में ऐड किया जा रहा है मायने नहीं रखता,
ये भी एक बहुत ही आसान सी बात है, आप बस लिखेंगे तो मिल जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसमें बस हमें ये नोट करना है कि 0,0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम 0 भी लिख देते हैं, कई बार लिखेंगे ही इनफैक्ट, तो अगर इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ेंगे तो वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस कर देगा। ये भी बहुत आसान सी बात है। इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ज़्यादातर हम इसको बस 0 ही बोल देंगे। एडिटिव इनवर्स, तो ये प्रॉपर्टी है कि फॉर ईच, हर कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए एक यूनिक, यानी केवल एक कॉम्प्लेक्स नंबर w मिलता है सच दैट z प्लस w 0 हो जाए। यही बात हमने पिछले स्लाइड में करी। तो इसको एडिटिव इनवर्स ऑफ z बोलते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिटिव इनवर्स ऑफ z बोलते हैं, और इसका नोटेशन हमने पिछले स्लाइड में दिया था। इसको -z से भी संबोधित किया जा सकता है, ठीक है, और ये हम देख चुके हैं। तो ठीक है, और अब हम सब्ट्रैक्शन की बात कर सकते हैं। एडिशन तो हमने डिफाइन किया, हमने सब्ट्रैक्शन अलग से डिफाइन नहीं किया। तो सब्ट्रैक्शन ऐसे डिफाइन होगा कि अगर z और w कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो जब हम लिखते हैं z माइनस w, तो हम बोलना ये चाहते हैं z प्लस माइनस w। तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया। माइनस w हमने पिछले स्लाइड में डिफाइन किया था। माइनस w इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ऑफ w, सॉरी, माइनस w इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ w, जो कि अगर w इज c, d, तो माइनस w विल लुक लाइक और विल बी इक्वल टू माइनस c, माइनस d। तो ये माइनस w है, और बस, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। सब्ट्रैक्शन की परिभाषा एडिशन से ही आती है। सब्ट्रैक्शन कोई अलग से ऑपरेशन नहीं होता, पर फिर भी इस सिंबल को जब हम ऐसे लिखते हैं, इसको डिफाइन तो करना पड़ेगा, और ये उसकी डेफिनेशन है। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सेम एज z प्लस w। ऐसा क्यों है? तो z माइनस, सो नोट बस ये करना है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स इज द ओरिजिनल नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसका एडिटिव इनवर्स ले लिया, और अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला उसका एडिटिव इनवर्स ले लिया, तो जिससे शुरुआत करी थी वही मिल जाएगा। बड़ी आसान सी बात है। तो उस वजह से ये हो जाता है, ठीक है। अभी तक तो सब कुछ बहुत आसान है। अब आए प्रोडक्ट पे। यहाँ पे मामला थोड़ा सा पेचीदा है, उतना आसान नहीं है जितना एडिशन में था। एडिशन में फिर भी उसको एक्सेप्ट करना बड़ा आसान था, उस डेफिनेशन को, पर मल्टीप्लिकेशन में हम जो परिभाषा देंगे वो थोड़ी सी अस्वीकार्य होगी, इतना आसान नहीं होगा। पर ठीक है, धीरे धीरे वो भी समझ में आएगी। इस लेक्चर में नहीं तो आगे समझ में आएगी, इस लेक्चर में तो नहीं समझ में आएगी। तो z और w दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया गया है? मल्टीप्लिकेशन है इनका, ये हो गया x कोऑर्डिनेट यानी रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट हो गया AC, नहीं AC नहीं होना चाहिए, AD प्लस BC। तो ये उसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन किया, और बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या लिख दिया गया है, क्यों इस तरीके से कोई चीज़ डिफाइन करी गई। हाँ सही बात है, अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में आएगा। इसको अभी बस मान लेते हैं कि ऐसा है, ऐसे डिफाइन, इसमें ऐसा है कि कोई बात नहीं, डिफाइन तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर ऐसा क्यों डिफाइन किया गया ये क्लियर नहीं है, और ये धीरे धीरे होगा, एक लेक्चर में नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब हम लिख रहे हैं z इज़ नॉन ज़ीरो, बोलना मैं बस ये चाहता हूँ z इज़ नॉट दी ओरिजिन। उसके लिए हम ये जो चीज़ है 1/z, इसको अब हम परिभाषित कर रहे हैं। 1/z जब हम लिखते हैं तो हम बोलना चाहते हैं 1/z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर w सच दैट z और w का प्रोडक्ट 1,0 बन जाए। तो यहाँ पे आने से पहले मुझे एक बात बोल देनी चाहिए थी, जो हम अगली स्लाइड में अच्छे से बोलेंगे फिर से, पर यहाँ यहीं पे बोल देते हैं एक बार, कि ये नोट कीजिए कि
z times 1 comma 0 is z for all complex number z. क्यों ये ट्रू है? z की जगह पे a कॉमा b रख लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बस लगाना है। तो c तो 1 है, d 0 है, तो इस फॉर्मूले को अगर लगाएंगे तो a टाइम c a बन जाएगा बिकॉज c 1 है, d 0 है तो ये 0, तो ये चला गया, तो जो रियल पार्ट है वो a हो गया, और उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट जो है वो b आ जाएगा, क्योंकि c 1 है तो ये b हो गया, और d 0 है तो ये गायब हो गया। तो ये फॉर ऑल z है, और इसलिए ये इसकी कुछ खास इसका एक खास स्थान है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इसको डिफाइन कर रहे हैं ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर w सच दैट ZW इज़ 1 comma 0। अभी तो ये भी नहीं स्पष्ट है कि ऐसा कोई w है, और ये भी नहीं स्पष्ट है कि क्या अगर है तो एक ही है, क्या पता बहुत सारे होते हों, तो ये नोटेशन फिर एम्बिगुअस हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही होता है। मान लेते हैं नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो का मतलब ये ओरिजिन नहीं है, जिसका मतलब है दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं है। हो सकता है a ज़ीरो हो सकता है b ज़ीरो हो, पर दोनों ज़ीरो नहीं है। तो ये क्या बन के आएगा? ये हम क्लेम कर रहे हैं ऐसा एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो है, जो मुझे भी सोचना पड़ेगा क्या है, वो है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो ये है। और क्योंकि ये ज़ीरो नहीं था, यानी कि दोनों a और b ज़ीरो नहीं थे, तो ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और ये भी, मतलब ये और ये तो सेम ही है, तो ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये क्वांटिटी सेंस बना रही है, ये एक रियल नंबर है, और ये भी एक रियल नंबर है। तो क्यों ऐसा है? तो देखते हैं। मान लेते हैं z इज इक्वल w इज इक्वल टू w इज इक्वल टू x कॉमा y। तो इसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, जो अभी लिखा है बस उसको सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो से w इज x कॉमा y be such that zw is 1 comma 0. So then definition of multiplication से आएगा कि ax minus by comma ay plus bx is 1 comma 0. बस ये परिभाषा यूज़ कर ली, c की जगह पे x है और d की जगह पे y है बस। तो दिस इज़ 1 comma 0, जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब हुआ कि ax minus by is 1 और ay plus bx is 0। अब x और y में दो इक्वेशंस हैं, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो ये सॉल्व होके आ जाना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ b से, तो मुझे मिलेगा abx माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स b, और दूसरी को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ a से, तो मिलेगा a स्क्वायर वाई प्लस abx इक्वल 0। यहाँ बोथ साइड b से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब abx कॉमन दिख रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट, अब ये सारा काम रियल नंबर्स में ही हो रहा है, तो रियल नंबर्स में जो होता है वो तो हमको आता है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा? माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स बी, तो y की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा y की वैल्यू, जो कि यहाँ पे है। सिमिलरली करेंगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। पर अभी ख़त्म नहीं हुई है बात। जो हमने किया उससे क्या सिद्ध होता है कि अगर कोई w ऐसा है सच दैट ZW इज़ 1 comma 0, तो उसका एक ही कैंडिडेट है, उसका कैंडिडेट बस यही है। अब हमें ये करके देखना पड़ेगा कि ये कैंडिडेट एक्चुअली ये सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन, और वो आप करके देखोगे तो आ जाएगा। पर यहाँ से ख़त्म नहीं होती बात, मैं बस ये कह रहा हूँ। कोई इक्वेशन बनी, आपने इक्वेशन सॉल्व किया, उसके कुछ सोल्यूशंस आ गए, तो इससे बस इतना ही सिद्ध होता है कि वो सोल्यूशंस आर दी ओनली कैंडिडेट्स फॉर दी एक्चुअल सोल्यूशन। सॉल्व तो हमें इसको करना था, हमें कोई ये इक्वेशन थोड़ी सॉल्व करनी थी ये वाली।
ये सब वन वे इम्प्लीकेशंस की तरीके से लिखा हुआ है। वो अलग बात है कि आप यहाँ पे टू वे इम्प्लीकेशंस इसको बना सकते हो, पर जब ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया तो ज़रूरी नहीं है ये टू वे इम्प्लीकेशन हो, A0 भी हो सकता है। तो ठीक है, ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, किताबों में नहीं बताई होती कि वो बस इक्वेशन सॉल्व होकर जो आया उसको सोल्यूशन बोल देते हैं, ऐसा ये नहीं, सही नहीं है ये बात। ठीक है, तो देर इज़ वन यूनिक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। देर इज़ अ यूनिक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स टू एनी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। अगर z इज इक्वल टू a कॉमा बी, वेर a कॉमा बी इज़ अ नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, लिख देता हूँ, कॉल्ड दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोल सकते हैं क्योंकि हमने यूनिकनेस शो कर दी। ओ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं, दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, अब थोड़ी सी पुनरुक्ति होगी पर कोई बात नहीं। तो अब मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज, z, w और t कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कि पहले z और w को मल्टीप्लाई कर लो और फिर t को कर लो। मल्टीप्लिकेशन सिंबल कई बार लिखा ही नहीं जाता, मतलब लिखना तो ऐसे चाहिए पर लिखा ही नहीं जाता। तो z w को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर t को करो, या फिर पहले w और t को कर लो, एक ही बात है। तो ये भी बस फॉर्मूला यूज़ करके एक वेरिफिकेशन है, ज़रूर करना चाहिए एक बार। कम्यूटेटिविटी कह रही है कि ZW इज इक्वल टू WZ। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ऐसा होना चाहिए, वो अजीब व गरीब फॉर्मूला, पर आप लिखेंगे तो आ जाएगा, लिखना चाहिए, एक बार ज़रूर लिखना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इसमें बस ये नोट करना है कि 1,0 मल्टीप्लाइड बाय z इज z फॉर ऑल z, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z। जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें इम्प्लिसिट है। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं क्योंकि ये ऐसा हो रहा है, ये डिस्टर्ब नहीं करता किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब उससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हमने पिछले स्लाइड में करी कि फॉर ईच नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर that there is a unique complex number w such that zw is 1. zw is the multiplicative identity. तो ये हम बात कर चुके हैं और इसका फॉर्मूला भी हमको पता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दे बिहेव वेल विद ईच अदर। तो ये कह रहा है कि z टाइम्स w प्लस t इज z टाइम्स w प्लस z टाइम्स t। और यहाँ पे बॉड मैथ जब ऐसे लिखा गया तो यहाँ बॉड मैथ रूल लग रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी है वो पहले है। तो जब ये लिखा गया तो लिखा एक्चुअली में ये गया है, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं पर वो बस हम लगाते नहीं हैं, नहीं तो सब बहुत कम्बरसम हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये भी बस फॉर्मूला यूज़ करने की बात है। कमाल की बात है कि वो अजीबोगरीब फॉर्मूले से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, लास्टली अगर z को 0,0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको 0 बोलते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 0,0 ही मिल जाता है। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसके पास ये मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में ये खास प्रॉपर्टी है। ये सारी चीज़ें रियल नंबर में भी होती हैं। ये दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या 3 को कर रहे हो तो पहले 2 को करो और फिर तीसरे को करो, या फिर आखिरी 2 को करो और पहले को करो। जो प्रॉपर्टीज़ हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की लिखी हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स में, रैशनल्स में होती हैं। सब में ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, सब कुछ होता है। सारी चीज़ें बस एक्सटेंड हो रही हैं टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप कोई ऐसी वैसी डेफिनेशन ले लोगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, डिविजन, तो इफ़ z and w are complex numbers and w is non-zero, then we define z divided by w
as z multiplied by the multiplicative inverse of w। ये जब लिखा गया इसका मतलब ये है z को w के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लें। ये हम डिफाइन कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिफाइन कर चुके हैं। तो ये बस एक परिभाषा है, और चाहो तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो। z को ले लो a कॉमा b, w को ले लो c कॉमा d, तो कुछ एक गंदा सा फॉर्मूला आ जाएगा। याद व्याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये ऐड कर रहे हैं तो एडिशन की डेफिनेशन में x कोऑर्डिनेट ऐड किया जाता है, y ऐड किया जाता है और पेयर में लिख देते हैं। पहला वाला हो जाएगा 1 + 4, 3 - 7 विच इज़ 5, -4। ठीक है, सेकंड में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो बस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो a × c माइनस b × d कॉमा ad प्लस bc। हो सकता है गलती हो गई हो, पर मैं उसे चेक नहीं करना चाहता। 4 + 21, मैं 2 बार करूँगा तो 2 अलग आंसर आएंगे, पर अब यही है। ठीक है, इसका क्या है, इसमें भी फॉर्मूला a × c माइनस b × d कॉमा a × d प्लस b × c। तो ये आ गया a² + b² कॉमा 0। इस पे तो खैर हम बार बार आएंगे, तो ठीक है, थोड़ी जस्ट डेफिनेशंस की प्रैक्टिस के लिए था। अब थोड़ी असली बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स। इन व्हाट सेंस? सपोज मेरे पास कोई रियल नंबर है a, तो मैं इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो लाइन है 0 में इनका मैच कराना चाहता हूँ, तो ये पॉइंट 0 है और ये ऑरिजिन है। ठीक है, तो मतलब बस उनको मैच कराने के लिए था। तो अगर कोई रियल नंबर a है तो इससे मैं नेचुरली एक कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएट कर सकता हूँ a, 0। ठीक है, अब इस एसोसिएशन में क्या हो रहा है कि अगर मैं 2 रियल नंबर्स लेता हूँ a और b और इनको ऐड करता हूँ, जैसे रियल नंबर्स को ऐड किया जाता है, मुझे कोई आंसर मिलेगा। या मैं पहले जो a से एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर था वो लिख लेता हूँ, जो b से एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर था वो लिख लेता हूँ, और इनको वैसे ऐड करता हूँ जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन डिफाइन किया गया। तो मुझे जो मिलेगा वो ये मिल जाएगा। तो जो घटना रियल नंबर लाइन पे घट रही थी, अब बस वो इस एक्स एक्सिस पे घट रही है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम एक्स एक्सिस के बाहर तो जाएंगे नहीं ये सब करते हुए। तो रियल नंबर्स का जो एडिशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद से रिकवर किया जा सकता है। जस्ट सेकंड कोऑर्डिनेट को भूल जाना है और कुछ नहीं करना। मल्टीप्लिकेशन का क्या, कोई रियल नंबर a है, उसको मैंने b से मल्टीप्लाई किया और मुझे c मिल गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या ये चीज़ होती है कि मैं जो एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जो मैंने अभी एसोसिएशन दिया, उसके अंतर्गत क्या ये हो रहा है कि मुझे c, 0 मिलता है? बिल्कुल मिलता है। ये अगर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे, दिस विल टर्न आउट टू बी ab, 0। तो मल्टीप्लिकेशन में भी वही हो रहा है। तो एटलीस्ट जो अरिथमेटिक है रियल नंबर्स की, वो एक्सटेंड हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। क्योंकि ये थोड़ा सा अंडरवेलमिंग है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही है, पर फिर भी ये रियल नंबर्स की अरिथमेटिक को एक्सटेंड कर रहा है। और ये भी ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, और रियल नंबर्स को एक्सटेंड कर रहा है। और फाइनली इसमें ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो ये जो इक्वेशन है, ऐसा कोई रियल नंबर z नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर z ज़रूर है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स
और सोल्यूशन डायरेक्टली लिखा जा सकता है। अगर 0,1 लिया जाए और इसको स्क्वायर किया जाए, स्क्वायर करने का मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करना हो गया, तो ये क्या आएगा? तो ये आएगा, तो हाँ, जब ये लिखा गया था, जब ये इक्वेशन लिखी गई है, तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि 1 से मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो 1 से मतलब है 1,0 लिख दूंगा मैं ठीक से। तो 0,1 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो वो ये चीज़ है, और फॉर्मूला यूज़ करें तो 0 × 0 माइनस 1 × 1, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो दिस विल बी -1,0। इसका मतलब, और -1,0 क्या है? दिस इज नथिंग बट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1,0, राइट? ये और ये तो बराबर ही है। तो हमको क्या मिला कि 0,1 का जो स्क्वायर है उसमें अगर 1,0 ऐड करें तो 0 मिल जाता है। 0 से मतलब 0,0। ठीक बात है, ये तो डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हैं, ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये ट्रू है। तो z स्क्वायर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर प्लस द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू द एडिटिव आइडेंटिटी, वही ये इक्वेशन है। z स्क्वायर प्लस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी। ये वो एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल नंबर 1 में था, ये वो एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल नंबर 0 में था। 1 का एसोसिएटेड ये है और 0 का एसोसिएटेड ये है। अब सोल्यूशन में कोई रियल नंबर से एसोसिएटेड वाला तो मिलेगा नहीं, ये तो हमको पता ही है। कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जो इसका रूट है वो कोई रियल नंबर से एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, वो एक मौलिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सचमुच में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ये एक्सटेंड करता है रियल नंबर्स को, और उस इक्वेशन को सॉल्व कर देता है जिसको रियल नंबर सॉल्व नहीं कर सकते थे। कमाल की बात यह है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन लिखी जाए जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हो, विच इंक्लूड्स रियल कोएफिशिएंट्स, एवरी रियल नंबर इज कोट एंड कोट अ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर द एसोसिएशन जो हमने अभी बताया। जैसे ही एक रियल नंबर मिले हम उसके करस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं। तो एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैज़ अ कॉम्प्लेक्स रूट। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जिसका प्रमाण हम नहीं देंगे इस लेक्चर सीरीज में, पर ये एक तथ्य है। ठीक है, तो विद दैट ये ख़त्म करते हैं। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।